तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का दिल से, लगातार जब से मैंने कहा है ट्विटर पर @शम्स ताहिर खान के नाम पे फॉलो करने के लिए। क्यों फॉलो करना है ये मैं बार बार कहता हूँ कि सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि आप क्यों करें, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। तो बस इसी तरह जिन लोगों ने नहीं किया वो करते रहें, और जिन्होंने कर लिया उनका थैंक यू। अब आइए मुद्दे पर, कहानी की तरफ। कई दिन हो गए, कुछ केस ऐसे ज़िंदगी में आते हैं जिसको मतलब आपको पढ़ने लिखने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। क्राइम रिपोर्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ करते हैं, कोई केस आती है, उसको आप फॉलोअप करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो कई बार बोरियत भी होती, कई बार ये होता है कि नया कुछ उसमें से ढूंढो, निकालो और गहराई में जाओ। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि इसके बारे में आपको सब पता है। अब ये गलतफहमी भी हो सकती है, हर क्राइम रिपोर्टर की गलतफहमी होती है, मेरी भी हो सकती है, लेकिन जब तक वो अंजाम तक ना पहुंच जाए क्यूरियोसिटी बनी रहती है। और एक क्राइम रिपोर्टर के लिए ज़रूरी है कि किसी भी केस में उसके मन में हमेशा सवाल हो और क्यूरियोसिटी हो। अगर वो रिपोर्टर के अंदर ही सवाल नहीं होगा तो फिर वो सामने वाले को क्या जवाब देगा। इसलिए सवाल ढूंढने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि एंटीलिया केस जब से आया, इसमें जो जो चीज़ें हुई, हमेशा आपको नया कुछ ना कुछ, आप चाहे जितने भी आपको एक्सपीरियंस हो रिपोर्टिंग का, क्राइम रिपोर्टिंग का, बट कई सारे केस जब आते हैं तो चौंका भी जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसी केस में ढके छुपे हम सभी जानते हैं, कई बार पुलिस प्लानिंग करती है, खुद क्राइम करती है, लेकिन पुलिस वाला इस तरीके से बॉम्ब रखे, देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर बॉम्ब रखे, फिर उस साजिश के दौरान एक शख्स की मौत हो, सब कुछ यूं ही किया जाए शोहरत के लिए, सीनियर के अफसरों के नज़रों में आने के लिए, नेताओं के वसूली के लिए। तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे ये है कि इस केस में जो आज आपको कहानी है, ये दो चीज़ें, एक सचिन वाजे की एक मिस्टीरियस वुमेन, और एक सचिन वाजे की 5 बैग के रहस्य की कहानी। एनआईए इस पूरे मामले में 13 मार्च से, जब से सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है, तो चूंकि सचिन वाजे एक घाघ पुलिस अफसर रहा है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 63 इनकाउंटर कर चुका है, उसे मालूम है कि इंट्रोगेशन, हिरासत में कैसे पूछताछ करते हैं। बल्कि हिरासत में तो एक शख्स की मौत भी हो गई जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है सचिन वाजे पे। तो एनआईए की शिकायत थी कि 13 मार्च से लेके वो अब तक उसके पास है, लेकिन सचिन वाजे पूछताछ में मदद नहीं कर रहा था, सवालों को टाल रहा था और मुश्किल आ रही थी एनआईए को। तो बाद में एनआईए ने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सबूत लेकर आओ जो जब सबूत एक एक करके सामने रखें तब वो टूट जाए। इसी के बाद एनआईए ने सचिन वाजे के घर पे छापा मारा, वहाँ पे तलाशी ली। क्राइम ब्रांच के उसके सीआईयू दफ्तर में जाकर छापा मारा, वहाँ से तलाशी ली, फिर वहाँ से कई चीज़ें बरामद की। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे, वो सारी चीज़ें एक एक कर हासिल करना शुरू किया। और सचिन वाजे मुंबई पुलिस का वो अफसर रहा था 90s में, जब साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब नई नई थी। और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से पहले उसकी पहचान एक मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स के तौर पे थी। उसने कई साइबर क्राइम को उस वक्त सुलझाए। बाद में कई ऐप उसने खुद लॉन्च किए कि कैसे व्हाट्सएप कॉल को, चैट को वो मतलब सुन सकता है। ये सारी चीज़ें उसके मतलब दिमाग में रहती थी, लेकिन यही चीज़ों ने उसे फंसाया भी। तो एनआईए ने जब एक एक करके सारे सबूत लाने शुरू किए तो सचिन वाजे धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, और उसके बाद ही पूरी कहानी आई। इसी दौरान में एनआईए को जांच के दौरान पता चला कि सचिन वाजे मुंबई के कई अलग अलग 5 स्टार होटल में अक्सर ठहरा करता था। कई होटल तो ऐसे हैं जो उसके घर से 40 मिनट की दूरी पर हैं। वो ठाणे में है सचिन वाजे का घर, और मुंबई के 5 सितारा होटल में वो भी एक नहीं 3-3 दिन तक। अब ऑफिस का काम हो तो समझ में आता है, लेकिन ऑफिस के काम में भी, और जो आपका रैंक है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, उसमें आप 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अलग अलग रैंक के हिसाब से पुलिस अफसरों को, बल्कि ज़्यादातर जो सीनियर अफसर होते हैं उन्हें तो सरकारी गेस्ट हाउस में कहा जाता है ठहरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन सचिन वाजे जैसा एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जाकर 5 सितारा होटल में लगातार ठहरे, ये बात चौंकाती थी। इसी के बाद एक 5 सितारा होटल ट्राइडेंट में मुंबई एनआईए ने अपनी तफ्तीश को ज़ीरो इन किया। वहाँ से जब पूछताछ शुरू हुई तो अजीब सी चीज़ पता चली। पता ये चला कि 17 फरवरी को मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी होती है, चोरी करने का ड्रामा किया जाता है। उससे 24 घंटे पहले 16 फरवरी को सचिन वाजे ठाणे के अपने घर से निकलता है और सामान लेकर
और इसके बाद अगले 3-4 दिन तक वो वापस घर नहीं जाता है, बल्कि मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रूम बुक करता है और वो वहीं रहता है। ठीक है, आप रूम बुक करके वहाँ पे होटल में रह सकते हैं, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है। लेकिन दो चीज़ें, सचिन वाजे एक पुलिस अफसर, उसे ये मालूम है कि फ़र्ज़ी आई कार्ड कानून का उल्लंघन है। ख़ासतौर पर आधार कार्ड अगर आप फ़र्ज़ी देकर कहीं ठहरते हैं, अपने आप को उस तरीके से बताते हैं, तो उसमें भी आपको एक तरह से वो जुर्म है और सज़ा होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। ये जो शख्स हैं सचिन वाजे, ये ट्राइडेंट में जब जाते हैं तो इनोवा कार में जाते हैं 16 फरवरी को, और वहाँ जाने के बाद ये चेक इन करते हैं, पर अपने नाम पे नहीं, सचिन वाजे के नाम पे नहीं, बल्कि सुशांत सदाशिव खामकर इस नाम का एक आधार कार्ड था सचिन वाजे के पास। ये आधार कार्ड रिसेप्शन पे देते हैं, रूम बुक होता है। इस आधार कार्ड में न सिर्फ नाम गलत बल्कि डेट ऑफ बर्थ भी गलत, लेकिन फ़ोटो सचिन वाजे का। जब ये रिसेप्शन पे पहुँचे, एनआईए की टीम ने तफ्तीश की तो 16 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर में सचिन वाजे रिसेप्शन पे नज़र आते हैं और उनके आसपास 5 बड़े बड़े बैग थे। ये 5 बैग लेकर बाद में होटल का जो स्टाफ है वो उनके रूम तक पहुंचा देता है। एक दूसरी सीसीटीवी तस्वीर में इसी 16 फरवरी को सचिन वाजे के बराबर में एक लेडी खड़ी हुई, एक महिला खड़ी हुई है, और उसके हाथ में नोट गिनने वाली एक मशीन। 16 फरवरी को इनोवा में आए सचिन वाजे होटल में, और इसके बाद 20 फरवरी को होटल को चेकआउट करते हैं और तब वो लैंड क्रूज़र में बाहर निकलते हैं। अब सवाल ये था कि इस 5 बैग में क्या था और नोट गिनने की मशीन क्या। तो नोट गिनने की मशीन एक इशारा ये देती कि इस बैग में कैश तो होगा, तभी नोट गिनेंगे, और कैश इसका मतलब इतना ज़्यादा है कि आप हाथ से गिन नहीं सकते, बहुत घंटों लग जाएंगे, तो नोट गिनने की मशीन है। पर 5 बैग में पैसे थे। एनआईए ऑफिशियल या सूत्रों को माने तो इन 5 बैग में से 1 या 2 बैग में जिलेटिन की छड़ें थी, जिलेटिन स्टिक, वही जिलेटिन स्टिक जो 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो कार में रखी मिली थी। तो जिलेटिन स्टिक और कैश ये लेकर सचिन वाजे 16 फरवरी को ट्राइडेंट होटल में चेक इन करते हैं। 20 को निकलते हैं और 5 दिन के बाद स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी मिलती है। तब एनआईए को पूरा शक है कि इस एंटीलिया साजिश की कहीं ना कहीं कोई कड़ी इस होटल से जुड़ती है। दूसरा, वो महिला कौन, वो मिस्टीरियस वुमेन कौन, उसके बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि उसका ताल्लुक गुजरात से है। हालांकि एनआईए अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन एनआईए को उम्मीद है कि वो उस महिला तक पहुंच जाएगी। अब सवाल, उस महिला का सचिन वाजे से क्या रिश्ता, वो महिला नोट गिनने की मशीन लेकर सचिन वाजे के पीछे पीछे क्यों घूम रही। और आपको याद होगा जो क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर काली मर्सिडीज़ मिली थी, उसमें एक नोट गिनने की मशीन मिली थी। ये वही मशीन थी जो ट्राइडेंट होटल में लेकर जाया गया था। अब एनआईए के हिसाब से कि उस बैग में, बाकी 5 बैग में क्या हो सकता है, तो एनआईए की टीम ने सचिन वाजे के दफ्तर पे छापा मारा तो एक डायरी भी बरामद की, और इस डायरी में सचिन वाजे के हैंडराइटिंग में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। और सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये है कि उसमें मुंबई के डांस बार, पब, रेस्तरां, हुक्का बार, मटका, लॉटरी वालों, इन सब के नाम और नंबर हैं, और इनके आगे बाकायदा इनके रेट कार्ड, रेट लिस्ट है, और ये भी है कि किस किस से कितने पैसे वसूले गए, किन किन से बाकी है। और ये पूरी डायरी जो है वो जनवरी और मिड फरवरी तक है, मतलब करीब 1.5 महीने की इस डायरी में सारे उगाही का जिक्र है। अब इस डायरी के बरामदगी के बाद एक चीज़ तो क्लियर होती है, जो परमवीर सिंह ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा, जिसमें इल्ज़ाम लगाया कि कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख मुंबई से 100 करोड़ वसूली का टारगेट उन्होंने रखा है, और सचिन वाजे और उन जैसे कई पुलिस अफसरों को इसमें शामिल किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जी का ये इल्ज़ाम और ये सचिन वाजे की डायरी इस बात को जाहिर करती है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से उसके कुछ एक हिस्सा वसूली कर रहा था। तो ये डायरी एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा एक सबूत है एनआईए के हाथ में, ये उसके पास है। तीसरी चीज़, एटीएस ने आज, जगजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एटीएस के जो महाराष्ट्र के चीफ हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसुख हिरेन की मौत की बारे में कुछ खुलासा किए। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो ये कि एक वॉल्वो गाड़ी का पता चला है। ये वॉल्वो गाड़ी दमन के एक फैक्ट्री में छुपाकर पार्क की गई थी। किसी मुखबिर से ये सुराग मिला और पूछताछ के ज़रिए तो एटीएस की टीम गई और दमन से उस वॉल्वो गाड़ी को, बहुत महंगी है वो, उसको लेकर मुंबई आई और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
अब इस वॉल्वो गाड़ी का क्या कनेक्शन? तो एटीएस चीफ के हिसाब से माने तो उन्हें शक है कि इस वॉल्वो गाड़ी का इस क्राइम में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है, साजिश के दौरान, एंटीलिया की साजिश के दौरान, या फिर मनसुख हिरेन की कत्ल वाली रात। तो इस वॉल्वो की जांच से ये क्लियर होगा। नंबर 2, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश का खुलासा हुआ। जब 4 मार्च की रात को मनसुख हिरेन को एक व्हाट्सएप कॉल आया तावड़े नाम के शख्स का, जो शिंदे निकला बाद में, तो मुंबई पुलिस ने, चूंकि मोबाइल तो मनसुख हिरेन का मिला नहीं है, तो उन्होंने उस मनसुख हिरेन के घर के आसपास और वो जो घोड़ बंदर है वहाँ के मोबाइल के जो डंप डेटा थे उनको उन्होंने निकालना शुरू किया। इस दौरान में करीब 1000 ऐसे मोबाइल जो व्हाट्सएप कॉल सेम टाइम पे किए गए थे उनकी जांच की गई। उनमें से जांच करते करते वो 100 पर आए, फिर 50 पर आए, फिर 5 पर आए, फिर 1 पर आए। एक नंबर ने उन्हें डाउट किया और ये नंबर था जो व्हाट्सएप कॉल किया गया था, ये अहमदाबाद से रजिस्टर्ड था, मोबाइल सिम कार्ड। इसी के बाद मुंबई की टीम, वो जो एटीएस की टीम है, अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड था वहाँ पहुंची, और जब वहाँ पहुंची तब उनके हाथ लगा नरेश गौर, जो एक बुकी सटोरिया जिसका बेस मुंबई में था। जब उसको पकड़ा तब फिर उसने धीरे धीरे उगलना शुरू किया कि असल में उसने कुल 14 सिम कार्ड सचिन वाजे के कहने पर ख़रीदे थे, और इनमें से 5 से 6 सिम कार्ड इस एंटीलिया साजिश में इस्तेमाल हुए, क्योंकि एक कार्ड खुद नरेश गौर भी इस्तेमाल कर रहा था। बाकी जो शिंदे था, विनायक शिंदे, वो यूज़ कर रहा था, सचिन वाजे यूज़ कर रहे थे। तो इसके ज़रिए ये खुलासा हुआ। फिर शिंदे तक पुलिस पहुंची और शिंदे ने फिर कत्ल की कहानी सुनाई। लेकिन एटीएस पूरी तरह से इस बारे में अभी तक सामने इसलिए नहीं आके कह रही क्योंकि सचिन वाजे से पूछताछ हो नहीं पाई है। आज भी एटीएस चीफ ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सचिन वाजे को हिरासत में लेकर पूछताछ करें, लेकिन सचिन वाजे चूँकि एनआईए की हिरासत में है तो अभी मुश्किल है कब्जे में लेना। और 25 मार्च के बाद, चूँकि आज 23 है, 13 मार्च से हिरासत में है, तो करीब 13 दिन। मुझे लगता है कि 25 मार्च को जब सचिन वाजे को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें शायद न्यायिक हिरासत, जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 1 दिन की और पुलिस हिरासत में एनआईए को मिल सकती है, क्योंकि कानून के हिसाब से किसी भी एक्यूज्ड को 14 डेज से ज़्यादा आप पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। अब ये 14 डेज एक मुश्त हो या फिर किस्तों में हो, तो यहाँ पे 13 दिन एक ही साथ मिल गया एनआईए को, 13 मार्च से लेकर 25 मार्च, तो 13 दिन तो हो गए। अब मैक्सिमम आप 14 दिन तक पुलिस इंट्रोगेशन में रख सकते हैं, पुलिस हिरासत में रख सकते हैं, इंट्रोगेट कर सकते हैं, तो बचता है 1 दिन। तो अभी अदालत के ऊपर तय है कि अगर एनआईए कोई दलील दे कि उन्हें कुछ और चीज़ों की जानकारी हासिल करनी है तो मैक्सिमम 1 दिन की और पुलिस हिरासत, वरना सीधे न्यायिक हिरासत में जेल। अब वहाँ इसके बाद क्या एटीएस पूछताछ करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ एटीएस से भी ये केस लेकर एनआईए को मनसुख हिरेन की मौत के जाँच की जो चीज़ है वो दे दिया गया। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं। तो फिलहाल अब कहानी है कि 2 दिन एनआईए के पास है। एनआईए ने लगभग ये कहा कि एंटीलिया केस को सुलझा लिया है, एटीएस ने कह दिया कि मनसुख हिरेन के कत्ल को सुलझा लिया है। सवाल सिर्फ सबसे बड़ा यही है कि इस पूरी साजिश में अभी तक सबसे बड़ा नाम सचिन वाजे का आ रहा है, उसके नीचे के कुछ और होंगे, पुलिस अफसर कुछ हो सकते हैं, 1-2 और गिरफ्तार हो, लेकिन क्या ये नाम सचिन वाजे से ऊपर भी जाएगा? क्या सचिन वाजे इकलौते थे? सचिन वाजे के कोई सीनियर अफसर हैं, सचिन वाजे के कोई लीडर है? क्योंकि कई जगह पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अब एटीएस सचिन वाजे की इसलिए पुलिस हिरासत मांग रही है ताकि सचिन वाजे कहीं कुछ नेताओं के नाम ना ले लें, पोल ना खोल दें। लेकिन यहाँ एक चीज़ सोचने वाली बात वही है कि कम से कम, चलिए मैं इस साजिश से अलग, अगर ये वसूली हो रही है और करोड़ों की वसूली हो रही है, तो क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अपने दम पर, अपने लिए, अपनी टीम के लिए इतनी बड़ी करोड़ों की वसूली कर सकता है बिना अपने सुपीरियर अफसरों की जानकारी के? नंबर 1। नंबर 2, अगर 5 सितारा होटल में भी आप नोट गिनने की मशीन के साथ 5 बैग लेकर पहुंच रहे हैं, तो उसमें यह भी है कि क्या उन बैग में उन्हीं वसीली के पैसे थे जो अलग अलग डांस बार, पब और इन सारी जगहों से आए थे? आमतौर पर अगर मैं आपको मुंबई की, ये कई हैरानी करने वाली बात होती है कि अगर 100 करोड़ रुपए, जैसे कि परमवीर सिंह ने लिखा है होम मिनिस्टर को, हर महीने चाहिए मुंबई से, तो क्या किसी डांस बार, पब, अगर ये सबसे 3-3 लाख रुपए हर महीना लिया जाए तभी 50 करोड़ होता है, तो 12 तिहाई 36 लाख रुपए एक डांस बार या एक पब वाला
36 लाख रुपए सिर्फ अलग से रिश्वत दे सकता है। ये एक इसलिए सवाल है कि फिर कमाई कितनी होगी। तो उसके हिसाब से कुछ डेटा थे। किसी भी मुंबई में जब आप कोई बार खोलते हैं, डांस बार खोलते हैं, पब खोलते हैं, रेस्तरां खोलते हैं, तो आपको अलग अलग तरह के 17 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये लाइसेंस आपको लिकर की होगी, एक्साइज की, फायर ब्रिगेड की होगी, बीएमसी की होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। 17 लाइसेंस के आप फीस जोड़िए। चलिए हटाइए। इन लाइसेंस को हासिल करने में आमतौर पर जो एक मोटा मोटी बताया जाता है वो ये है कि करीब 30 लाख रुपए तक का, 25 से 30 लाख रुपए तक का खर्च आता है। सारे लाइसेंस आप जो 17 अलग अलग तरह के लाइसेंस हैं, तो आपने 17 तरह के लाइसेंस अलग अलग आपने ख़रीदे हैं, तो 30 लाख और कुछ आप रिश्वत भी देते हैं। तो एक मोटा मोटी ये होता है कि एक ऐसे डांस बार या पब खोलने के लिए करीब 50 लाख रुपए फी, लाइसेंस और फीस के नाम पे आपको देना पड़ेगा। अब चूँकि कई वक्त से लाइसेंस नए बन नहीं रहे, लाइसेंस देने बंद हो गए, तो जिन लोगों के पास, सपोज़ आपको लाइसेंस चाहिए और आपके पास अब लाइसेंस तो सरकार दे नहीं रही है, मेरे पास लाइसेंस है लेकिन मैंने खोल नहीं रखा, तो मैं अपने लाइसेंस आपको बेचता हूँ, तो कहते हैं उसकी कीमत 1-1 करोड़ रुपए तक की है। अब यहाँ पे ये कि एक अच्छे खासे, चूँकि कई डांस बार और पब और इनके चलाने वाले लोगों से मैंने और हमारी टीम ने भी बात की, तो ये है कि एक अच्छा खासा जो पॉपुलर है, मशहूर है, ऐसे डांस बार या पब, इनके महीने की कमाई 35 से 40, 45 या बहुत ज़्यादा 50 लाख रुपए तक एक महीने की कमाई होती है। हालांकि पिछले 1 साल से कमाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लगभग 70-75% गिर गया है कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से। अब यहाँ पर अगर हर बार और इन लोगों से आप 3 लाख रुपए लीगली जो चल रहा है लाइसेंस फैशन, उसको तो छोड़ दीजिए, वसूली करते हैं, तो इसका असर कितना होगा और कहाँ कहाँ होगा, आप इसको ध्यान दीजिए। सपोज़ अगर मैं एक बार का ओनर हूँ, मालिक हूँ, और मुझे आके सचिन वाजे कहता है कि हमें तो सरकार को पैसे देने, हर महीने इतने का हमें टारगेट दिया गया, तो आपके हिस्से 3 लाख है। अब मैं 3 लाख दूंगा तो जाहिर सी बात है मैं सचिन वाजे से भी बदले में कुछ मांगूंगा। तो मैं उससे यही कहूँगा कि देखो, अगर 3 लाख दे रहे हो तो मेरा बार अच्छा चले, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तभी आपको 3 लाख दूंगा। तो मैं कुछ इलीगल काम करूँगा, मैं एक्स्ट्रा शराब सप्लाई करूँगा, डांस बार के अंदर फिर आप एक तरह से कहते हैं कि ड्रग्स भी चलेगा, आपकी पुलिस हमें तंग नहीं करेगी, जिसमें फरोशी का भी धंधा होगा, आपकी पुलिस नहीं देखेगी हमारी तरफ। फिर कहीं ना कहीं यहाँ से आप टेररिज्म की बात आ जाएगी, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिसकी तरफ आप आंख उठाकर नहीं देखोगे। तो ये पैसे कहीं ना कहीं एक शहर को, एक राज्य को, एक देश को ख़तरे में भी डालने का काम करते हैं। तो बात सिर्फ 2-3 लाख और 100 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये आपकी सिक्योरिटी से, एक शहर की सिक्योरिटी से, मुंबई जैसा शहर जो हमेशा आतंकवाद के निशाने पर रहा है, ना मालूम कितनी बार मुंबई के सीने को छलनी किया गया है, और वहाँ अगर इस तरीके से पैसे के नाम पर पुलिस वाले आंख बूंद लें लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों से, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर क्या होगा। तो ये अपने आप में एक सीरियस चीज़ है। खैर, एक क्राइम तक फैमिली की बहुत ही जूनियर मेंबर रितिका, 12 साल की उम्र, उन्होंने बड़ा प्यारा सा मेल लिखा आज, और लिखा कि कई बार मैं कहानी सुनाते हुए डेट वेट भूल जाता हूँ, तो हंसी आई कि जब आप डेट भूलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो बेटा रितिका, ऐसा होता है कि गलतियां हम सबसे होती हैं, और इतनी सारी चीज़ें कहनी होती हैं कि कई बार कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ। इसके अलावा एक और मुझे बड़ी खुशी हुई, कई बार हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आप में उलझे रहते हैं, बट हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और हर पेशे की। मुझे एक बड़ी खुशी हुई, हमारे ही मतलब जो अपनी जिनकी एक ज़िंदगी है, बिज़ी लोग हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ऐसे लोग दूर दराज में जाकर लोगों की मदद करें, इससे नेक अच्छा काम हो नहीं सकता। तो उत्तराखंड जैसे इलाके में, और उत्तराखंड के भी जोगीमनी जैसे इलाके में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और वहाँ के लोगों की जो हालत है, सड़क नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे स्ट्रगल करते वो लोग जीते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए अगर लोग आगे आते हैं तो अपने आप में खुशी होती है, और मुझे लगता है कि जब जब ऐसा मौका मिलना चाहिए आप लोगों को भी, तो ज़रूर दूसरों की मदद किया कीजिए। तो ऐसे ही उत्तराखंड में बहुत सारे लोग जो दवा, इलाज, अच्छे अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, एक हंस फाउंडेशन है, उन्होंने इसकी एक पहल की, और वहाँ पे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था। उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बाकायदा एलोपैथी का इंतज़ाम किया, डॉक्टरों की एक टीम दिल्ली से और अलग अलग जगहों से भेजी, और
वहाँ जाकर जोगीमनी में इन लोगों ने एक कैंप लगाया जिसकी शुरुआत अभी संडे को हुई है, और इस कैंप के ज़रिए वहाँ हर तरह के लोगों की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो देख रहे हैं। बाकायदा एम्बुलेंस तक वहाँ पर लेकर गए और बहुत सारे लोगों की हर दिन वो जांच कर रहे हैं, और जिनको ज़रा सा लगता है कि इनकी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है इनको हेल्थ केयर की, या फिर कोई ऐसी जांच रिपोर्ट में आता तो उसे उन्हें अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। और ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दिली खुशी उन लोगों के लिए होती है। हंस फाउंडेशन ये कर रही है, लेकिन जो इनके साथ खुशी से जुड़ते हैं और जाकर कहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों की मदद करते हुए अच्छा लगता है। जैसे कुछ नाम हैं इनमें, एक डॉक्टर पल आनंद हैं, इसके अलावा डॉक्टर संतोष जायसवाल हैं, इसके अलावा मनोज गुसाई हैं और पैथोलॉजिस्ट सौरभ रावत हैं। तो ये लोग सब कुछ अपना छोड़ कर जाकर एक दूर दराज पिछड़े इलाके में ऐसे लोगों की मदद के लिए, ख़ासतौर पर हेल्थ सेक्टर में स्वास्थ्य के लिए, उनकी सेहत के लिए अपने आप को झोंक रहे हैं, अपने आप को उनकी सेवा में लगा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कहीं सामने आती नहीं है, क्योंकि हम सभी चीज़ें हम सभी की आदत है, हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं, अपने मसलों में इतने उलझे हुए हैं और अपने आप को लेकर इतने उलझे हुए हैं कि हम दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब भी कोई एक इंसान दूसरे इंसान की इस तरीके से मदद करता है तो हमेशा उसको उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, बल्कि उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और आप लोगों को भी कभी मौका मिले किसी की मदद करने की, किसी भी मदद करने का कोई भी तरीका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली पैसे से मदद हो सकती है, आप अपना वक्त देकर भी मदद कर सकते हैं, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये मुझे इसलिए शेयर किया कि मुझे खुद अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी सीखूँ ऐसे लोगों से और किसी के शायद काम आ सकूँ। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।